नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। और चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बीपीएससी एंड बिहार एएसआई का टेस्ट नंबर 6 है। और इसमें हम लोग देखेंगे टॉप 50 प्रश्न, और ये आपका कंबाइंड टेस्ट है, क्योंकि देखिए दोनों में लगभग आपको जनरल नॉलेज पूछा जाता है और लगभग सेम ही रहता है, तो इसलिए मैं इसको कंबाइंड टेस्ट आप लोग को ले रहा हूँ। और देखिए आज आपका लाइव क्लास था 9 बजे से आपका डेली लाइव क्लास होता है, लेकिन आज कुछ कारणवश आपका क्लास नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं आप सभी को वीडियो बना करके अपलोड कर देता हूँ। आप लोग इसको देख लीजिएगा। और ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इससे जुड़ सकते हैं, आप इसमें मैसेज कीजिए, आपको इसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। और देखिए अगर इसका पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इससे आप जुड़िए, आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे जुड़ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, तो प्लीज़ आप लोग इसे जरूर से जरूर लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपको, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि आद्य ऐतिहासिक युग से आपको संबंधित है सिंधु सभ्यता। देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जान ले। सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता का खोज किया गया था 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थी पूछा जाता है आपको, तो गेहूं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ, ये याद रखिएगा, गेहूं और जौ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका। देखिए सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी ना, अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, ये भी एक दो बार प्रश्न आपको पूछा गया है, इसका देखिए आंसर हो गया बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है आपको सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि किसने कहा है राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये कथन किसका है कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये कथन है आपको प्लेटो, अरस्तु, टी.एच. ग्रीन या फिर लॉस्की। तो आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु। ठीक है। ये देखिए टेस्ट आपको देखने से ये फ़ायदा होगा ना कि आप एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छा इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो इसलिए आप लोग पूरा टेस्ट दीजिएगा ना, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा टेस्ट दीजिएगा। और ये आपका पीटी का टेस्ट चल रहा है, बीपीएससी एंड एएसआई का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु, यानी कि आंसर नंबर बी। अरस्तु के बारे में थोड़ा सा जान ले कि अरस्तु जो थे ये यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु जिनके गुरु कौन थे? तो प्लेटो। ठीक है, अरस्तु जिनके गुरु थे आपको प्लेटो। अरस्तु ने अपने ग्रंथ का नाम पॉलिटिक्स रखा था। ठीक है, इनके ग्रंथ था जिसका नाम क्या था आपको? पॉलिटिक्स थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपको थर्ड नंबर की, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं? तो सभी को पता है कि हमारे देश में कितने मौलिक अधिकार है वर्तमान में, तो वर्तमान में आपको 6 मौलिक अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार के बारे में जान लें कि ये कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार आपको यूएसए से लिया गया है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मौलिक अधिकार भाग कितने में है? तो भाग है 3 में आपको। ठीक है। अनुच्छेद कितने से कितने तक में है? तो 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार है। ठीक है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को आपको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है। पहले जो मौलिक अधिकार था हमारा 7 था जब संविधान बना था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में आपका 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है आपको 4 नंबर की ऋग्वैदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? ऋग्वेद के जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, तो ये किससे संबंधित है, किस देवता से संबंधित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। वो सोम है, सावित्री है, इंद्र है, या फिर अग्नि है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका सावित्री। ये किससे संबंधित है? सावित्री से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा सा जान ले आप कि ऋग्वेद की जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ये किससे संबंधित है? सावित्री देवता से संबंधित है। सावित्री जो देवता है इसे प्राणदायी देवी माना जाता है। क्या माना जाता है इसे? प्राणदायी, याद रखिएगा, है ना, प्राणदायी देवी भी इसे माना जाता है। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। देखिए इंद्र को ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता मतलब कहा गया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण देवता मानते थे ऋग्वेद में इंद्र को। ये कई बार आपको क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो याद रखिएगा इंद्र।
ठीक है। सोम देवता को समर्पित ऋग्वेद का 9वां मंडल है, ये भी आपको पूछा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरस्वती नदी। ठीक है, याद रखिएगा, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है आपको 5 नंबर की संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया। तो अभी आपको बताए थे 44वें संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, और इसको संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसको कहाँ रखा गया, तो अनुच्छेद 300 के क में इसको रखा गया, कानूनी अधिकार के तौर पर, यानी कि विधिक अधिकार पे रखा गया। इसको याद रखिएगा, 300 के क या फिर 300 के ए भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपका 6 नंबर आपका प्रश्न है कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध दास्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। तो देखिए, झेलम नदी के किनारे वितस्ता का युद्ध जो लड़ा गया था, दास्ता नहीं, यहाँ वितस्ता लिख लीजिएगा ना, वितस्ता का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, वितस्ता का युद्ध हुआ था, ये किसके बीच हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि पोरस और सिकंदर के बीच। ठीक है, झेलम नदी के किनारे हुआ था वितस्ता का युद्ध, पोरस एवं सिकंदर के बीच लड़ा गया था। ठीक है, हाँ चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, सिकंदर के बारे में, कि देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि हाइडे स्पीड का युद्ध कहाँ हुआ था। तो झेलम का युद्ध, हाइडे स्पीड का जो युद्ध था ना, इसको झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, हाँ अगला है कि हाइडे स्पीड का युद्ध हुआ कब था, तो 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था आपको हाइडे स्पीड का युद्ध, ये भी आपको पूछा जाता है। और इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य के अरावली क्षेत्र में ग्रीन कवर को बेहतर बनाने हेतु सीरियल सीडिंग तकनीक को नियोजित किया है। देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के अरावली क्षेत्र, अरावली कहाँ है, तो अरावली के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये है आपको गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ है आपको अरावली पर्वत। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, मैंने कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ ग्रीन कवर को बेहतर बनाने हेतु एरियल सीडिंग तकनीक को नियोजित किया गया है, वो राज्य कौन सा है, तो आपका वो राज्य होगा आंसर नंबर सी, यानी कि हरियाणा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका हरियाणा। चलिए नेक्स्ट है आपका 8 नंबर कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है। तो कुशीनगर के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और कुशीनगर किस चीज़ से प्रसिद्ध है ये भी पूछा जाता है। तो कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो कुशीनगर किस जिले में स्थित, अच्छा जिले पूछ रहा है आपको, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि देवरिया जिला। कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु यहीं हुई थी, कुशीनगर में ही। और बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी यहाँ, तो 483 BC। BC का मतलब क्या हुआ, ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और इस मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, याद रखिएगा। हाँ चलिए अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न है आपका 9 नंबर की भारत का संविधान से लागू हुआ था, डेट बताना है कि भारत का संविधान कब से लागू हुआ था। तो देखिए पूर्ण रूप से जो भारत का संविधान लागू हुआ था, आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, आंसर नंबर सी। देखिए संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन इस दिन संविधान को लागू नहीं किया गया। इस दिन संविधान हमारा तैयार हो गया, अंगीकृत हो गया। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, देखिए 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया था ना, क्योंकि लाहौर अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर, और उसी दिन ये निर्णय किया गया था कि 26 जनवरी, है ना, फर्स्ट बार जो हमारा झंडा फहराया गया था वो 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था, और उसी दिन ये निर्णय किया गया कि 26 जनवरी को ही झंडा फहराया जाएगा, और इसीलिए गणतंत्र दिवस आपको मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट है आपका 10 नंबर की अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन सा असत्य है। अब बताइए कि जो अशोक के अभिलेख है उसमें जो लिपि का प्रयोग किया गया है वो कौन सा असत्य है, कौन कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था। तो देखिए आपका 10 का आंसर होने वाला है आंसर नंबर डी, यानी कि देखिए संस्कृत का प्रयोग नहीं किया गया था अशोक के जो अभिलेख थे उसमें, है ना। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था, ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग किया गया था, और अरमाइक लिपि का भी प्रयोग किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि असत्य पूछ रहा है, जो गलत है वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें, जो अशोक के अभिलेख है उसमें संस्कृत को नहीं इसमें लिखा गया था संस्कृत में,
तो इसमें भाषा जो अभिलेख लिखा गया था वो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक। ग्रीक भी इसमें जोड़ लीजिएगा क्योंकि ग्रीक भाषा में भी आपको अशोक के अभिलेख मिलते हैं। ग्रीक और अरमाइक जो लिपि लिखे गए थे दोस्तों, ये आपको मिलता है अफगानिस्तान से, ठीक है। इसको सुनते हुए चलिए ना तो आपको याद हो जाएगा। और देखिए खरोष्टी लिपि, ये है आपको खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख मिलता है कहाँ से मिलता है, तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिलता है। और ब्राह्मी लिपि जो ये है, ब्राह्मी लिपि का जो अवशेष मिलता है तो ये भारत में मिलता है, ठीक है। भारत के शेष भाग से ब्राह्मी लिपि का मिलता है। और अशोक का जो अभिलेख था, अशोक का जो अभिलेख था इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप। ये कई बार पूछा गया है। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। कब पढ़ा था, तो 1837 ईस्वी में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप। चलिए नेक्स्ट है आपका 11 नंबर। 11 नंबर आपका प्रश्न है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसका समकालीन था। बताइए पतंजलि जो था ये किसका समकालीन था। समकालीन था मतलब उसी समय के वो भी आदमी था, व्याकरण के ये लेखक हैं। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि पुष्यमित्र शुंग। प्राचीन भारत का महान जो व्याकरण के लेखक पतंजलि थे, ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पतंजलि जो है महाभाष्य से पाणिनिकृत अष्टाध्यायी पर टीका है, ठीक है। और जो कनिष्क का राज कवि अश्वघोष था, याद रखिएगा कनिष्क का राज कवि कौन था, अश्वघोष। ये भी आपको पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 12 नंबर सॉरी दोस्तों। देखिए 12 नंबर जो आपका प्रश्न है ये आपको क्या है, मिलाने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया गया है आपको ग्रंथकार और सूची 2 में है इसका मूल ग्रंथ। तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसको आप लोग मिला दीजिए। तो देखिए बराह मिहिर जो है, बराह मिहिर किससे मिल जाएगा आपका, बराह मिहिर मिल जाएगा वृहत संहिता। वृहत संहिता मतलब ए का हो जाएगा आपका 3, तो ए का 3 तो 2 में है। और देखिए विशाखा दत्त मूल मंत्र क्या हो जाएगा, मूल ग्रंथ पुस्तक का नाम क्या है, तो विशाखा दत्त का आपका आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त का मिल जाएगा आपको देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम किस में है, 4 में है। तो 3 और 4 मिल गया, 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है। तो अब आगे देख लेते हैं शूद्रक। शूद्रक का हो जाएगा मिर्च कटिकम। शूद्रक क्या हो जाएगा, मिर्च कटिकम, यानी कि 2। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। और बचा आपको लास्ट विल्हन, तो विल्हन का हो जाएगा विक्रमादेव चरित। आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर, ठीक है। एक साइड आपको ग्रंथकार है उसका मूल ग्रंथ दिया गया, यानी पुस्तक का नाम दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपको 13 नंबर। 13 नंबर भी आपको सजाना है और इसमें मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंश के साथ उनकी राजधानी को मेल करना है, ठीक है। एक साइड आपको सूची 1 में दिया गया है भारत के शासक के राजवंश और उनकी राजधानियाँ आपको मिलाना है। तो प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार बीपीएससी में पूछा जाता है इस तरह से मिलाने के लिए। तो प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। कन्नौज किससे मिल जाएगा, 1 से मिल गया आपको। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो खजुराहो। खजुराहो हो जाएगा चंदेल वंश। परमार वंश का कहाँ हो जाएगा, तो धारा नगरी। ये देखिए सीधा सीधा आपको मिल गया। सोलंकी वंश का हो गया अनिहिलवाड़। आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, यानी कि आंसर नंबर ए। आंसर ए आपका बिल्कुल सही है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपको 14 नंबर की, प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है। अब बताइए कि जो इल्तुतमिश था वो उसका प्रशासन के क्षेत्र में क्या योगदान था, तो ऑप्शन है इक्तादारी व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, सैन्य संगठन या फिर इनमें से सभी। तो आपका 14 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। इक्तादारी व्यवस्था किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। मुद्रा प्रणाली भी ये चलाया था। मुद्रा प्रणाली में इन्होंने क्या किया था, तो मुद्रा प्रणाली में इन्होंने किया था चांदी का टका चलाया था और तांबे का जीतल। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलाया था, तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। और सैन्य संगठन भी इन्होंने किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर की कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे ये साउथ के राजा थे, है ना, दक्षिण भारत के राजा थे। और इन्होंने अमुक्त माल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किए थे। और वो किस भाषा में किए थे ये आपको बताना है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर मलयालम। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि तेलुगु। तेलुगु भाषा में इन्होंने अमुक्त माल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किए थे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए कृष्णदेव राय के हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय ने कौन कौन मंदिर का निर्माण कराया था ये पूछा जाता है। हजारा मंदिर और एक मंदिर का नाम था विट्ठल स्वामी मंदिर, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विट्ठल स्वामी मंदिर। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी किसने किया था,
तो कृष्णदेव राय। ठीक है। और देखिए कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 कवि रहते थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तेलुगु भाषा में इन्होंने ही लिखा था अमुक्त मलयद, और इनके दरबार में जो 8 कवि रहते थे वो तेलुगु भाषा के रहते थे, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 16 नंबर की, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो वो कौन सा भक्ति संत था जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका 16 का आंसर नंबर सी, यानी कि रामानंद। वो कौन थे? रामानंद। रामानंद जो थे ना, ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है इनको। ठीक है। ये कई कई बार पूछा गया भक्ति आंदोलन के जनक किसे माना जाता है, तो रामानंद को उत्तर भारत में। ठीक है। तुलसीदास के रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, है ना, दोहावली की रचना किए थे तुलसीदास। और देखिए रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? रामानंद का जन्म हुआ था आपको प्रयाग में, ये भी आपको याद रखिएगा। प्रयाग मतलब क्या हुआ? इलाहाबाद में। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, आपका 17 नंबर प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वो किस नाम से किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो उसका नाम था आपको रज़्मनामा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। किस नाम से किया गया था? रज़्मनामा के नाम से किया गया था। देखिए रज़्मनामा का अर्थ क्या होता है, अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो इसका अर्थ होता है युद्ध का पुस्तक। क्या होता है? युद्ध का पुस्तक इसका अर्थ होता है, तो नोट कर लीजिएगा, है ना। आप लोग सुनते भी चलिए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, बार बार आपको बताया जाता है तो आपको याद हो जाएगा, आप लोग नोट करने भी आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला है आपको 18 नंबर की, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान की संकल्पना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो वो था आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। और देखिए विश्व का प्रथम जो संविधान की संकल्पना अमेरिका में हुआ था, कब हुआ था? तो 1787 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1787 ईस्वी में बनाया गया, जो फिलाडेल्फिया घोषणा के साथ हुआ था, याद रखिएगा। और अमेरिका का जो संविधान है दोस्तों, ये विश्व का सबसे छोटा संविधान है, दुनिया का सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का संविधान। और इसमें मात्र कितना अनुच्छेद है? तो 7 अनुच्छेद है। सोच लीजिए, मात्र इसमें 7 अनुच्छेद है। भारत का संविधान में कितना अनुच्छेद है? टोटल जो जब बना था तो 395 अनुच्छेद था, वर्तमान में ये 450 प्लस अनुच्छेद ये हो गया है ना। तो कितना बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है वो है अपना भारत का। ठीक है। हाँ। और देखिए दुनिया का जो अलिखित संविधान है, जो लिखा हुआ नहीं है, मौखिक रूप में है, वो है आपको इंग्लैंड का संविधान। तो ये सब बातें आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है। हाँ, संसदीय शासन प्रणाली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को ही कहा जाता है। भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ही ली गई है। तो इन बातों को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट है आपका 19 नंबर की, संविधान सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सहायक संधि से संबंधित प्रश्न बार बार आपको आता है। तो वो जो प्रथम जो शासक था ना, वो था आपको हैदराबाद का निज़ाम। हैदराबाद का निज़ाम यानी आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। हैदराबाद का निज़ाम जो था ये कब किया था स्वीकार जो सहायक संधि का? तो 1798। याद रखिएगा, सबसे पहले इसको सहायक संधि के तहत मिलाया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका प्रश्न है देखिए सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था, ये भी आपको पूछा जाता है। तो लॉर्ड वेलेजली जो था, लॉर्ड वेलेजली, ये सहायक संधि पद्धति का शुरुआत किया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपको 20 नंबर, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेना नायक के नेतृत्व में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेना नायक के नेतृत्व में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका 20 का आंसर नंबर ए, यानी कि हेक्टर मुनरो। ठीक है। कौन था? हेक्टर मुनरो। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। देखिए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो, और इसी को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट है आपको अगला प्रश्न है 21 की, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो आपका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर नंबर बी, यानी कि रूस। कौन किया था? रूस। ठीक है, 21 का आंसर हो गया बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका 22 कि नासा ने किस संस्था के साथ मिलकर मार्च 2020
प्रिजर्वेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया? तो नासा ने किस संस्था के साथ मिलकर किया था? तो करंट अफेयर आपका प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा 23 का ए नंबर, आंसर नंबर ए ULA। क्या हो जाएगा? ULA के साथ मिलकर के किया था। अगला प्रश्न है आपको 23 में क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आपको दिया गया घटना, सूची 1 में घटना है और सूची 2 में उसका परिणाम है। जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? याद रखिएगा 1909 ईस्वी में हुआ था आपको मार्ले मिंटो सुधार। और इसमें क्या किया गया था ना, तो देखिए सांप्रदायिक, इस मार्ले मिंटो द्वारा, हाँ, सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था। आंसर नंबर सी, मतलब मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन का क्षेत्र उसको घोषित किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा 3। तो देखिए 3 आपको देखिए 2 में दिख रहा है। चलिए बी का मिला लेते हैं। बी में है आपको साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन आपका किससे मिल जाएगा दोस्तों? देशव्यापी आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन, यानी कि आंसर नंबर ए, यानी ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा आपका 1, यानी आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। अब देखिए सी को मिला लीजिए। चौरा चौरी कांड हुआ था आपको, सी का मिल जाएगा आपको आंसर नंबर 2 से, यानी कि असहयोग आंदोलन का वापस लिया गया था। और दांडी मार्च हो जाएगा सांप्रदायिक उद्भेद। ठीक है, सॉरी 5 नंबर हो जाएगा, है ना, 5, डी का हो जाएगा 5, यानी नमक का अवैध निर्माण किया गया था दांडी मार्च में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपको 24, किसने कहा था? बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। किसने कहा था? दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये आपको बताना है कि ये कथन किसका था, ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपको वाजिद अली शाह ने। कौन कहा था? दरो दीवार पे हसरत की नज़र रखते, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। यह कथन था वाजिद अली शाह का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 25 नंबर प्रश्न है कि वायसराय इरविन द्वारा, लॉर्ड इरविन जो था, इसके द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11वीं सूत्री मांग पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? बताइए। नमक सत्याग्रह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? हर एक बार बीपीएससी में पूछा जाता है इससे संबंधित। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 6 अप्रैल 1930। कब हुआ था नमक सत्याग्रह की शुरुआत? 6 अप्रैल 1930। पूरा डेट आपको याद रखना है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया था और 6 अप्रैल तक इन्होंने किया था। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इरविन समझौता भी आपको इरविन से संबंधित आया, तो इसको जान ले। 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, हाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपको 26 नंबर। 26 प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? बताइए। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 27.3 दिन। क्या हो जाएगा? 27.3 दिन में ये एक चक्कर लगाता है। देखिए चंद्रमा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह। ये आपको कई बार पूछा गया है। जीवाश्म ग्रह किसको कहते हैं? तो चंद्रमा को कहते हैं जीवाश्म ग्रह। ठीक है। देखिए चंद्रमा का जो सतह है और उसके आंतरिक स्थिति है, इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो सेलेनोलॉजी। याद रखिएगा, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? तो 1/81। मैं जितना बता रहा हूँ ना सभी आपको इंपॉर्टेंट है, सभी आपको पूछा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपको 27 की, रिलायंस पावर और ऊर्जा प्रमुख जेरा ने किस देश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए एक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका 27 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश में किया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट है आपको 28 की, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है। सूची 1 में दिया गया है वायुमंडलीय परत और सूची 2 में है उसका क्रियाएं। मतलब कि वायुमंडलीय परत में कौन कौन सी क्रियाएं होती है आपको बताना है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्षोभ मंडल में क्या होता है। मतलब जितनी भी घटनाएं होती है ना, बादल गरजना, हवा चलना, आंधी चलना, तूफान आना, ओलावृष्टि होना, सभी कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में हो जाएगा। तो ए का किससे मिल जाएगा? हम लोग मिलाइए। तो ए का आपको मिल जाएगा दोस्तों क्षोभ मंडल सामान्य ताप परत दर। तो ए का हो जाएगा आपका सामान्य ताप परत दर, 4 नंबर, ए का 4 हो जाएगा। बी है समताप मंडल। समताप मंडल में हो जाएगा वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह, वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह। बी का हो जाएगा आपको 3, बी का हो जाएगा 4 और 3 मिल गया। और ओजोन परत कहाँ? ओजोन परत मंडल किससे मिल जाएगा? तो पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करता है ओजोन मंडल।
तो पराबैंगनी यानी सी का हो जाएगा 2, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। आयन मंडल का क्या हो जाएगा? आयन मंडल हो जाएगा विद्युत चुंबकीय किरणों का परावर्तन, यानी कि ए हो जाएगा, डी का ए हो जाएगा, यानी आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 29 कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो आर्गन है ना, ये आर्गन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आर्गन जो है ये सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन सा है, तो वह है आपको आर्गन। इसका परसेंटेज कितना है वायुमंडल में? 0.93%। ठीक है, 0.93% है ना, अक्रिय गैस सबसे ज़्यादा है ये वायुमंडल में। नेक्स्ट है आपको 30 नंबर की, किस राज्य सरकार ने राज्य में अमेजन वेब सेवा के सहयोग से उद्यमशीलता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है? तो वो राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आपका क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपको 31 कि 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? बताइए, 5वें जो अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? देहरादून, शिमला, नई दिल्ली या फिर कोलकाता? तो आंसर हो जाएगा आपका 31 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला है आपको भू परपट्टी पर। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और देखिए, अगर आपको ज्योग्राफी मैप के माध्यम से पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको ज्योग्राफी पूरे मैप के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। अभी 6 क्लास आपका हो चुका है। ठीक है, और अगर आप रेगुलर चाहते हैं वीडियो तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। ठीक है। चलिए 32 देखिए कि भूप्रपट्टी का वह खंड जो स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर जमीन बैठ गई हो, इसे क्या कहते हैं? जैसे कि देखिए, क्वेश्चन को समझिए, जैसे कि ये कोई भू है ना, मतलब कोई ज़मीन है। ठीक है, और कह रहा है ना कि इसके चारों ओर स्थिति वैसी हो, और जो बीच का है भू प्रॉपर्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में रहा हो जबकि इसके चारों ओर की ज़मीन बैठ गई हो। चारों ओर कह रहा है ना बैठ गया हो, ठीक है, और बीच वाला वहीं पे रह गया हो, तो इसको क्या कहेंगे? बीच वाला वहीं पे है, चारों पट्टी जो क्या था, चारों साइड ये था ना, इसका जो ज़मीन वो नीचे धंस गया है। तो ऐसे जो खंड होते हैं, ऐसे जो क्षेत्र होते हैं, उसको कहा जाता है, ये जो घटना होती है इसको कहा जाता है होस्ट। क्या कहते हैं? होस्ट। HORST, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये जोग्राफिकल टर्म है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, होस्ट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको 33, निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? शीत समुद्री का मतलब क्या हुआ? मतलब ठंडी जलधारा, है ना। ठंडी जलधारा कौन सी है आपको बताना है। ब्राज़ील तो गर्म है, ये भी नहीं होगा। गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है, हम्बोल्ट है, और क्यूरोसियो है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, क्यूरोसियो भी आपको गर्म जलधारा है। ठीक है, हम्बोल्ट यहाँ पे हो जाएगा ठंडी जलधारा। ठीक है, हम्बोल्ट जो है ना, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। कहाँ बहती है ये? प्रशांत महासागर। अब सुनते हुए चलिए, आपको सब याद हो जाएगा। देखिए, ठंडी जलधारा कहाँ बहेगी? अब मान लीजिए ये ग्लोब है, ये है आपको 0 डिग्री, तो जो 0 डिग्री से नॉर्थ की ओर बहे, यानी फिर जो भूमध्य रेखा से लेकर के अगर उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़े या फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर धारा बहे, तो ये कैसी होगी? ये गर्म होगी। क्यों गर्म होगी? क्योंकि भूमध्य रेखा क्या है? गर्म है। और यहाँ से ऊपर की ओर जाए या फिर नीचे की ओर जाए तो वो जो धाराएं होती है, वो जो समुद्री धाराएं होती है, वो कैसी होती है? गर्म होती है। और यही अगर इसी का हम उल्टा कर दे, ये 0 डिग्री है, यहाँ है आपका 90 डिग्री, और अगर नॉर्थ से भूमध्य रेखा की ओर आवे तो ये कैसी जलधारा होगी? ये होगी ठंडी जलधारा। तो ये आपको कॉमन चीज़ है, इसको आप लोग थोड़ा सा समझने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है? ठंडा रहता है। 90 डिग्री पे हमेशा सालों भर क्या रहता है? बर्फ जमा हुआ रहता है, ठंडा रहता है। और यहाँ से कोई जलधारा आती है तो जिधर जिधर ये बहेगी उस जगह को क्या करते हुए चलेगी? ठंडा करते हुए चलेगी। तो इसको कहेंगे ठंडी जलधारा। ठीक है, तो आप मैप में देखिएगा, और उसको जिधर भी वो बह रही है तो आप समझ जाइए कि वो किधर से बह रही है। अगर भूमध्य रेखा से बह रही है तो गर्म होगी, और नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है तो कैसी होगी? आपको ठंडी होगी। तो ये समझ लीजिएगा, इसका आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट है आपको न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर नंबर डी, यानी कि वेलिंगटन। वेलिंगटन, ये देखिए राजधानी भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको हर एक बार एक न एक आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड जो मुद्रा चलता है वो मुद्रा कौन सा है दोस्तों? तो वहाँ डॉलर चलता है। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। अगला है आपको 35 नंबर प्रश्न है कि वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के मध्य 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में किन 2 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से
प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। देखिए अभी कुछ दिन पहले इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच टेस्ट खेला गया था, ठीक है, और इसमें संयुक्त रूप से दो प्लेयर, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें संयुक्त रूप से दो प्लेयर को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया था। ऐसा जल्दी नहीं होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी स्टुअर्ट ब्रॉड और रोस्टर चेज को आपको दिया गया था संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द सीरीज, मतलब कि पूरे सीरीज का इसको सबसे अच्छा खिलाड़ी चुना गया था। नेक्स्ट है आपको 36 में आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में दिया गया है स्थान और सूची 2 में दिया गया है राज्य, मतलब ये स्थान किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो श्रीहरिकोटा कहाँ है दोस्तों? तो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ मिल जाएगा आपको? 2 में है, 2 देखिए, दो में आपको दिया गया है। अब देखते हैं थुम्बा कहाँ है? तो थुम्बा है आपको केरल में, यानी कि हो जाएगा बी का 4। तो बी का 4 किस में है? बी में है सिर्फ, आंसर हो जाएगा हमारा बी। आगे भी थोड़ा सा देख लीजिए आप, हासन, तो हासन किससे मिल जाएगा आपको? कर्नाटक से। हासन किससे मिल जाएगा? कर्नाटक। और चांदीपुर आपको हो जाएगा उड़ीसा। तो आंसर हो गया आपका बी। चलिए नेक्स्ट है आपको नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए चोटी से संबंधित मैंने कल ही एक वीडियो डाला, मतलब भारत में जितने भी आपको पर्वतें हैं इसको आपको मैप के माध्यम से समझाया गया। अगर आप नहीं देखें ना तो जाइए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मैप के द्वारा ज्योग्राफी आपको वहाँ 6 क्लास हुआ है और धीरे धीरे करके पूरे ज्योग्राफी को मैप के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा पर्वत के संबंधित, क्योंकि पर्वत से हमेशा 1 या 2 या 3 प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है। अगर एक बार देख लीजिएगा, 25 से 30 मिनट का वीडियो है, तो आपको कभी भी पर्वत से संबंधित कोई भी एग्जाम हो गलती नहीं होने वाला है। तो नंदा देवी आपको बता दूं कि ये किस चोटी का भाग है, तो आंसर हो जाएगा आपका 37 का आंसर नंबर बी, यानी कि कुमायूं हिमालय का ये भाग है। किसके भाग है? कुमायूं हिमालय। नंदा देवी की ऊंचाई आपको कितना है? तो 7817 मीटर, ये आपको याद रखना है, 7817 मीटर। अगला प्रश्न है आपको 38 कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो हिमालय से नहीं निकलने वाली नदी तो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कितने बार आपको बताया हूँ, तो वो नदी है आपको यमुना तो निकलती है, नर्मदा, हाँ देखिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, नर्मदा। नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है आपको अमरकंटक। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और ये अमरकंटक है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। अब अमरकंटक से देखिए 2 नदी निकलती है, एक तो आपको नर्मदा हो गया, दूसरी निकलती है सोन नदी, ठीक है, एक निकलती है रामगंगा। 3 नदी निकलती है यहाँ से, लेकिन 2 महत्वपूर्ण नदी है। सोन नदी है जो ये गंगा में जाकर के मिल जाती है, इसको याद रखिएगा। और नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है और ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। अगला है 39 नंबर कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ वर्षा नहीं होती, अच्छा सॉरी, नहीं पूछा जा रहा है कहाँ नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ये तो मैंने कई बार बता चुका हूँ, ये आपको तमिलनाडु है। और तमिलनाडु जो है इसके तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल, याद रखिएगा, कोरोमंडल इसके तट को कहा जाता है। और यहाँ जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है सबसे पहले केरल में, यहाँ वर्षा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ना ये आपको होता है वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश होने की वजह से यहाँ तट पर टकराती है आपको दक्षिण पश्चिम मानसून, ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो अरब सागर की शाखा, एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये समानांतर चली जाती है और नॉर्थ ईस्ट में जाकर के टकराती है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से। और मेघालय में दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा करती है मार्शिन राम में, याद रखिएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु, जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 40, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? यह भी बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। बांस असम, चंदन जम्मू कश्मीर, रोजवुड केरल, देवदार हिमाचल प्रदेश। देखिए एक साइड दिया गया है ना आपको, ये पेड़ है ना, पेड़ है, एक साइड दिया गया है राज्य, मतलब कौन सा पेड़ जो है किस राज्य में नहीं पाया जाता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, चंदन। देखिए चंदन के बारे में मैंने बता चुका था कि चंदन जो पाया जाता है ये कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कर्नाटक में पाया जाता है। और चंदन की लकड़ी कर्नाटक और तमिलनाडु, ज़्यादा करके कर्नाटक में पाया जाता है और थोड़ा बहुत तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर हो गया आपका बी। हाँ बी हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपको 41 है कि 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान कौन सी फसल के लिए आदर्श जलवायु है? तो 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रहा है, 25 डिग्री टेम्परेचर है, तो किस फसल के लिए ये अच्छा माना जाता है? तो वो फसल है आपको चाय।
है ना। चाय जो फसल है इसके लिए वर्षा काफ़ी चाहिए, ठीक है। देखिए 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर आपको धान के लिए भी चाहिए, लेकिन धान के लिए इतनी वर्षा की आवश्यकता नहीं है। धान की वर्षा के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर आपको वर्षा चाहिए। यहाँ है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए आपको चाय की खेती के लिए, क्योंकि इसको हमेशा पानी की ज़रूरत होती है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको 42 है कि NBAG है ना, NBAG के साथ पेशेवर करार करने वाले पहले NBA अकादमी इंडिया के ग्रेजुएट कौन है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, प्रिंसिपाल सिंह, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है आपको, रावी नदी पर 2 योजना क्रियान्वित की गई है उसे कहते हैं। रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है ना, रावी नदी जो है ना, ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु की कितनी सहायक नदी है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 5 नदी सहायक नदी है सिंधु की, उसमें से एक रावी नदी भी है। तो इस पर एक परियोजना बनाई गई है, उस परियोजना का नाम बताना है। तो आपको 43 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, थीन बांध योजना। थीन बांध कई बार पूछा गया है कि थीन बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो वह है आपको रावी नदी, ठीक है। हाँ याद रखिएगा। देखिए थीन का मतलब क्या होता है? पतला। रावी को मान लीजिए रवि, रवि कोई बच्चा है जो कि थीन माने क्या है? पतला है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो थीन बांध हो गया रवि, रावी नदी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपको 44 है आपको, दिए गए बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह कुद्रेमुख लौह अयस्क निर्यात करता है? देखिए कुद्रेमुख का जो लौह अयस्क है ये है कहाँ? तो ये है आपको कर्नाटक में, ठीक है। ये बहुत ही फेमस ये खान है, मतलब यहाँ से लोहा निकाला जाता है बहुत अधिक मात्रा में कुद्रेमुख से, कर्नाटक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। सेम आपको पूछ लिया जाएगा कि कुद्रेमुख कहाँ है, तो कर्नाटक में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के खाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो दिए गए बंदरगाहों में से कौन सा जो बंदरगाह है वो कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करता है? तो वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी 44 का, क्योंकि न्यू मंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में है। तो कर्नाटक से निकलेगा तो कर्नाटक से ही ना उसको निर्यात करेंगे हम, है कि नहीं? और दूसरे जगह से थोड़ी करेंगे, ठीक है। वहीं से भेजा जाएगा, दूसरे जगह ले जाने से और पैसा खर्चा होगा ना, तो वो दूसरे जगह क्यों ले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 45 की श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तभी आपको बताए थे कि जो श्रीहरिकोटा है ये है आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश देखिए कहाँ पे है, तो ये है आपको केरल, केरल किधर देखिएगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है अभी कौन सा राज्य? तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। याद रखना है दोस्तों, 2 जून 2014 को अलग हुआ था, 2 जून 2014 को, ठीक है। आंसर हो गया आप श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 को आपको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में दिया गया है हवाई अड्डा और सूची 2 में दिया गया है अवस्थिति। मतलब कि जो हवाई अड्डा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हवाई अड्डा है ये किस राज्य में है, किस शहर में है, आपको बताना है। तो मीनाम्बक्कम जो हवाई अड्डा है ये कहाँ है? तो चेन्नई में है। मीनाम्बक्कम है चेन्नई में, मतलब ए का हो जाएगा आपका 3। तो ए का 3 है आपको सी में, तो एक एक से ही आपको आंसर निकल गया। आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि 3 किसी में नहीं है, सिर्फ है आपको सी में। तो मीनाम्बक्कम हो गया चेन्नई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांता क्रूज कहाँ हो जाएगा? तो सांता क्रूज आंसर हो जाएगा आपको मुंबई। सांता क्रूज कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये है आपको दिल्ली में। दमदम जो हवाई अड्डा है ये है आपको मुंबई में, सॉरी कोलकाता में। दमदम कहाँ है? कोलकाता, मुंबई नहीं, कोलकाता में है। और एक है आपको राजा शासी जो हवाई अड्डा है ये है आपको अमृतसर में। तो इसको आपको याद रखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपको 47 की शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता को जोड़ता है। तो मतलब कहाँ से कहाँ तक इसको जोड़ता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, पेशावर तक, ठीक है। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित जो रोड था ग्रैंड ट्रंक रोड, ये कोलकाता से लेके पेशावर तक जोड़ता है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपको 48 कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था थी ना ये किस किस सिद्धांत पर थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि न्यासधारिता। किस पे आधारित थी? न्यासधारिता पे आधारित थी। देखिए गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था था, और गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था का गठन किए थे, है ना। गांधी जी के आदर्श पर, इनके आदर्श पे किया गया था। अनुच्छेद 40 में है आपको पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था इनके आदर्श पे। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 49
कि सभी राज्यों को किस अवधि तक वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कवर किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मतलब किस तारीख तक बताना है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कवर कर लिया जाएगा, है ना। तो सभी राज्य को कवर कर लिया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 49 का आंसर नंबर डी, यानी कि 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, डेट दिया गया 31 मार्च 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कवर कर लिया जाएगा सभी राज्य को। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे, है ना। क्योंकि आपका देखिए दिसंबर में एग्जाम है और आपको जो बुक पढ़ा बताया गया है वो बुक आप पढ़ते रहिए, अपना टेस्ट देते रहिए, है ना, प्रीवियस ईयर बनाते रहिए और सेट देते रहिए। उसके अलावा जो यहाँ आपको टेस्ट डेली कराया जाता है, इसको आप लोग टेस्ट देना है ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने मतलब आपकी तैयारी किस अनुसार से चल रही है। 50 प्रश्न है कि निम्न में से किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया है। बताइए किसने लॉन्च किया है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल या फिर रविशंकर प्रसाद। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 50 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, कौन हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, और ये आज आपका लाइव क्लास था, लेकिन दोस्तों कुछ कारणवश नहीं हो पाया लाइव, तो मैं इसका वीडियो बना करके आप लोग डाल देता हूँ ताकि आप लोग की तैयारी होते रहे। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज करें, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ आपको बहुत सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है, डेली करंट अफेयर आपको मिलते रहता है ना। और अगर इस वीडियो का PDF चाहिए, ठीक है, इस वीडियो का PDF चाहिए आपको, तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। और ये है टेलीग्राम, इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, तो आप लोग फेसबुक यूज़ करते ही होंगे, तो ज्योग्राफी बाय मुकेश कुमार आप सर्च कीजिएगा, आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा। उसको आप लोग कुछ नहीं करना है, बस लाइक बटन दबा देना है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा यूट्यूब है ज्योग्राफी बाय मुकेश सर या फिर करियर पॉइंट बाय मुकेश सर, ये दोनों हमारा ही चैनल है। तो दोनों नेम मेरा ही है, कोई भी आप सर्च कीजिएगा हमारा चैनल आ जाएगा, उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।